हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। लास्ट वीडियो में हमने जो रिसेंटली सर्कुलर्स आए हैं उसको डिस्कशन किया और हमें जो है पारस भाई की इनसाइट्स मिली उसके ऊपर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सर्कुलर में हमें क्या क्या क्लैरिफिकेशंस देखने को मिलेंगी। इसी के साथ हमने जो है नोटिफिकेशंस भी काफ़ी सारे इशू हुए हैं लास्ट मंथ, तो इसको भी हम वन बाय वन टेक केयर करेंगे। सेम उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या क्या उन उस नोटिफिकेशंस के थ्रू कहाँ कहाँ बदलाव किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा रूल्स में बदलाव देखने को मिले हैं। तो वंस अगेन वेलकम पारस भाई। अपने व्यूज जो है शेयर करने के लिए हमारी रिक्वेस्ट थी पारस भाई से कि जैसे सर्कुलर्स को पारस भाई ने बताया है उसी तरीके से नोटिफिकेशंस को भी एक बार जो है हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि सबके साथ उसका जो इम्पैक्ट है हम लोग आपस में शेयर कर सकें। तो थैंक यू सो मच पारस भाई फॉर कमिंग कमिंग अगेन टू आवर चैनल। ओवर टू यू भाई। थैंक यू मोहित जी। थैंक यू टीम टैक्स गपशप। आज जो है क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले एक सर्कुलर्स पे एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करी थी और आप सब लोगों ने वो देखी होगी। और अगर आप लोगों ने वो सर्कुलर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सर्कुलर्स काफी इंपॉर्टेंट थे और काफी बड़ा इम्पैक्ट है उन सर्कुलर्स के थ्रू जो चेंजेस वगैरह या क्लैरिफिकेशंस दी हुई हैं। तो उन क्लैरिफिकेशंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो कि हमारे 10 सर्कुलर्स वो करते हुए चल रहे थे। तो उसके बाद हम नोटिफिकेशंस के साथ कंटिन्यू करते हैं। और नोटिफिकेशंस भी अभी जो है काफी सारी आई हैं। और इन नोटिफिकेशंस में क्या क्या बताया हुआ है, आपको एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड भी काफी इंतजार था, तो उसके बारे में भी कुछ नोटिफिकेशंस आई थी और काफी वेरियस अदर नोटिफिकेशंस वर देयर। उसमें से हम एक नोटिफिकेशन ले रहे हैं आज, नोटिफिकेशन नंबर 38/2023 सेंट्रल टैक्स। ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में क्या किया गया है, इस नोटिफिकेशन के थ्रू काफी रूल्स को जो है इन्होंने इंसर्ट जो किए गए थे उस रूल्स के बारे में जो है बता रहे हैं। काफी रूल्स के बारे में ये बता रहे हैं और काफी रूल्स में ये अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। तो अब आप जो है आप सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो रूल नंबर 9 आ रहा है, तो जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। रूल नंबर 9 सबसे पहले जो है रूल नंबर 9 में इन्होंने एक कमेंटमेंट करी है। तो रूल नंबर 9 क्या कहता था? रूल नंबर 9 हमारे जो है ना वो फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड बात करता है। जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड वो बात करता है। तो अभी तक क्या होता था रूल नंबर 9 में, मतलब आपकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन होती थी वो फिजिकल वेरिफिकेशन आपका जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, जो कंसर्न पर्सन है, या जो भी मतलब कंसर्न पर्सन में तो मैंने आपको सभी बोल दिया कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो उसके प्रेजेंस में ही वो जो है वेरिफिकेशन हो सकते थे। तो उसमें क्या फर्क आ रहा था कि जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा और मैंने रजिस्ट्रेशन जो लिया वो पंजाब से लिया। मैंने पंजाब में अपना एक ऑफिस खोला, मैंने पंजाब से रजिस्ट्रेशन लिया, लेकिन मैं दिल्ली में हूँ। और जो है अब जीएसटी वाले आते हैं, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं पंजाब में अवेलेबल नहीं हूँ तो वो जो है वेरीफाई कर नहीं पाते हैं। और उनको ऐसे ही रजिस्ट्रेशन वगैरह देना पड़ता है, क्योंकि उनके पास भी टाइम लिमिट है रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने की। तो और रूल में भी लिखा हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन ही आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब उसके लिए क्या किया गया है, इन्होंने इन्होंने ये कहा है कि इस लाइन को हटा दो, इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन। अब इन्होंने इस लाइन को हटा दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन, मतलब अगर मैं पंजाब में नहीं भी होऊंगा तब भी वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। इससे क्या दिक्कत आ रही है, इससे अब क्या आपको दिक्कत आ सकती है? इससे आपको ये दिक्कत आ सकती है जैसे मैं पंजाब में नहीं हूँ, वो आए इंस्पेक्शन करने के लिए, उन्होंने मुझे जो है ढूंढा, वहां पे मैं नहीं मिला हूँ, मतलब मैं या मेरा बिजनेस प्रेमाइसेस उन्हें नहीं मिला, तो उनको लगा ये बिजनेस प्रेमाइसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब अगर उन्हें ये लग गया कि ये बिजनेस प्रेमाइसेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो आपको ये मानते हुए चलना है कि भाई अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा है तो आपको वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है, जितने भी आपके नए रजिस्ट्रेशन होते हैं, जितने भी फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड मामला होता है, तो उसमें आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। अगला जो चेंज आया वो रूल नंबर 10A में आया, जो उन्होंने 50th काउंसिल मीटिंग में, 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये प्रस्ताव भी रखा था, उसी चीज को ये लेकर आ रहे हैं इसमें। क्या था कि जो आप अपना बैंक अकाउंट डिक्लेयर करते हैं, जो आप अपना बैंक अकाउंट फर्निश करते हैं कॉमन पोर्टल पे, तो उसमें क्या होता है, आप जो है आपके पास टाइम लिमिट 45 डेज की होती थी अभी तक, 45 डेज
या फिर जो आपकी फर्स्ट रिटर्न जा रही है सेक्शन नंबर 39 के हिसाब से, मतलब जीएसटीआर 3B में आपको वो एक बार को बोल सकता हूँ। तो 3B, फर्स्ट जीएसटीआर 3B या 45 डेज जो भी आपका पहले पड़ जाए, तब तक आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल वहां पे फर्निश करनी पड़ती थी। अब इन्होंने वहां पे टाइम लिमिट को कुछ चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा 45 डेज का तो हटा के 30 डेज करो, और जो सेक्शन नंबर 39 की रिटर्न थी उसकी जगह सेक्शन नंबर 37 की स्टेटमेंट कर दो। मतलब या तो 30 डेज, या फिर आपकी जो पहली GSTR 1/IFF जो भी जा रही है, तो उससे पहले पहले आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल वहां पे फर्निश करनी पड़ेगी। ये आपका मतलब बहुत ही अच्छा मुद्दा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम जैसे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो रूल नंबर 9 ने भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड बात करी, रूल नंबर 10 ने भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड बात कर रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन तो आपको मिल गया, उसके बाद आपने जो है 30 या GSTR 1/IFF जो भी आपकी रिटर्न की डेट होती है तब तक, या 30 डेज जो भी है, आपको उससे पहले पहले अपना बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश यहाँ पे करनी होगी। उसके बाद जो आया चेंज, वो आया रूल नंबर 21A में। 21A में क्या रूल चेंज हुआ कि इन्होंने कहा क्यों, मतलब बाकी सब कुछ बराबर है, बाकी इन्होंने तो पूरा रूल इसका सब रूल 2A बदल दिया, लेकिन मैं आपको सब रूल 2 में क्या चेंज हुआ है, पहले सब रूल 2 में क्या था और अब क्या चेंज हुआ है, मैं आपको वो वाली चीज बताऊंगा। बाकी सब कुछ सब रूल 2A में चेंज है। तो सब रूल 2A में इन्होंने कुछ इंसर्ट करा है। वो क्या इंसर्ट करा है कि अगर आपने इससे पहले जो हमने रूल कवर अप करा है, रूल नंबर 10 है, अगर आपने 10A के हिसाब से इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करी, मतलब कॉन्ट्रावेंशन किया रूल नंबर 10A के प्रोविजन का, इसमें आपको स्क्रीन में ना नीचे बी क्लोज करके दिखेगा। मोहित जी थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर दीजिए। इसमें बी क्लोज जो है, दिस इज देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 10A बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर आप रूल नंबर 10A का भी कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, तो आप पे ये वाला जो रूल है, रूल नंबर 21A, उसके जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस आप पे एप्लीकेबल होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या, उससे पहले आपको कॉन्सिक्वेंसेस से पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें क्या होगा, आपको जो है जब आप ये इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करते हो, तो आपको जो है इंटीमेट करा जाएगा। एक फॉर्म होता है, फॉर्म REG 31, फॉर्म REG 31 के थ्रू आपको इंटीमेशन दी जाएगी और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी कि क्यों आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल ना करा जाए, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन तो मिल चुका होता है। हमारा जो रूल नंबर 10A है वो क्या बात कर रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, या फिर GSTR 1/IFF विच एवर इज अर्लियर। तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन तो आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल करा जाए, आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा बेनिफिट है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी अगर आपने 10A के अंडर में अपने जो है बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी होगी। तो हमारा जो है रूल नंबर 2A में इतनी सी इन्होंने बात करी है। और दूसरा इन्होंने एक और बात करी है कि जो आपका वहां पर क्या है कि रूल नंबर 10A में अगर आपने उसको फर्निश नहीं करा है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सस्पेंड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। आप क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, एक तो आपको GSTR 1 नहीं भरने दी जाएगी, क्योंकि आप 1 भरने जाओगे तो भाई उससे पहले आपका बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश होना चाहिए, तो इसका मतलब आपको GSTR 1 नहीं भरने दी जाएगी। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका कि आपकी जो है GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल करा जाए। ठीक है ना। तो अब क्या है उसमें वो ये एक प्रोवाइजो इंसर्ट करके ये बात कर रहे हैं। नीचे थोड़ा सा हम देखेंगे तो वहां पे एक प्रोवाइजो इंसर्ट करके वो ये बात कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिसमें सब रूल 4 में आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक प्रोवाइजो इंसर्ट करा है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया होगा वो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन को ना वापस ले लेंगे, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन को रिवर्क कर देंगे। क्या करेंगे उसको करके, ये कब होगा, ये कब होगा जब आपने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश कर दी। तो आप ये मानिए, समझिए आप मेरी बात को, आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी, ऑटोमेटिकली रिवोकेट हो गया, वो सॉरी सस्पेंड हो गया। अब आपने बैंक अकाउंट डिटेल बाद में फर्निश कर दी, ऑटोमेटिकली रिवोकेट हो जाएगा। मतलब आप फिर अपना GSTR 1 भी भर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। तो आपको ये चीज इस पैटर्न में समझेंगे, तो ये सब इंटरकनेक्टेड रूल्स हैं। ठीक है। बेसिकली ये फिर हो हम गया बढ़ते हैं आगे, कि रूल नंबर 20। अगर इन दोनों रूल्स को देखें तो पहले वाले में हो गया क्योंकि सफिशिएंट टाइम है, 45 दिन भी बहुत होते थे, अकाउंट खुलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो 30 दिन उसको रिड्यूस कर दिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो जो है सस्पेंशन में चला जाएगा, तो REG 31 इशू हो जाएगा। और जैसे ही वो उसका रिवर्ट हो गया तो फिर वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे हमारा उसमें सेक्शन 62 में होता था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में, उसमें भी बेस्ट जजमेंट अगर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट कर देता है।
तो उसके 30 दिन के बाद कर देते हैं तो वो विड्रॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। आई थिंक उसी तरीके से यहाँ पे भी उसी उसी तरीके का प्रोसीजर यहाँ पे भी रखा गया है। हम्म। तो उसके बाद जो है इन्होंने एक रूल नंबर 25 में कुछ और चेंजेस करे इसमें हैं। एक जो तो कंपैरिजन रूल वाली नंबर बात रखी है, आई थिंक ये कंपैरिजन जो है, एक तो हो गया अपना 3P वर्सेस 1 का कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है शायद, हम्म। है ना, जीएस यहाँ पे नहीं, सेक्शन 39। ये हाँ, ये वाला जो आप कंपैरिजन बोल रहे हो ना, एक्चुअली में इसमें भी यही होता है कि रूल नंबर 21A है ही इसके लिए हाँ। कि जो है मतलब पहले तक अभी तक क्या होता था कि अगर आपका 1 और 3B में जो आपने आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर करी हैं हम्म। उसमें जो आपका टैक्स बनता है वो आपने अगर 3B से पूरा पे नहीं करा होगा तो ये उसके रिस्पेक्ट में बात करता है। हम्म। और यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई जो है, GSTR 1 ऑफ द सप्लायर से भी वो कंपैरिजन कर रहा है। हम्म। GSTR 1 ऑफ द सप्लायर से भी उसका दोनों में अगर फर्क होगा तो उस केस में भी सस्पेंशन का ग्राउंड फॉल कर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उससे भी ये बात करता है। उसके बाद जो है हम रूल नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम जो है डिस्कशन कर रहे हैं वो उसकी डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारा अगस्त 2023 से एप्लीकेबल है। हम्म। अक्टूबर वाली वीडियो आपको फिर से मिलेगी। तो अभी अभी अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो अगस्त 2023 वाली एप्लीकेबिलिटी कर रहे हैं। हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट आपका अगस्त वाला है क्योंकि वो आपके लिए ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है, तो हम पहले उसको लेकर आ रहे हैं। तो जो 25 में इन्होंने चेंज करा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। पहले क्या था कि प्रॉपर ऑफिसर को जो फिजिकल वेरिफिकेशन करने की पावर होती थी वो कब होती थी। तो इसको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती थी और आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती थी। बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा है, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करा था लेकिन आधार ऑथेंटिकेट नहीं करा है, या फिर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट ही नहीं करा है, तो इन दोनों केसेस में आपका अभी तक फिजिकल वेरिफिकेशन होता था बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपका कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता था। अब इन्होंने इसको चेंज करके क्या करा है कि आपका चाहे बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो चाहे आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, कभी भी किसी भी मैटर में ये वेरिफिकेशन कर सकते। तो मतलब क्या चेंज हुआ कि पहले जो है बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन रिलेटेड ही ये फिजिकल वेरिफिकेशन करते थे। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करा भी होगा तब भी अब जो है फिजिकल वेरिफिकेशन ये कर पाएंगे बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और फिर वो तो आपको पता ही है कि वेरिफिकेशन एक बार हो जाती तो उसकी रिपोर्ट जो है ये कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। 15 दिन का इनके पास टाइम होता है। ठीक है ना, तो ये जो है वो नॉर्मली पहले भी हुआ करता था। तो इसमें जो चेंज आया है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो है इन्होंने एक रूल नंबर 43 में चेंज करा है। 43 में एक जो है एक्सप्लेनेशन 1 दी हुई है। एक्सप्लेनेशन 1 को इन्होंने ओमिट कर दिया है। एक्सप्लेनेशन 1 किस चीज से रिलेटेड थी? एक्सप्लेनेशन 1 को ओमिट नहीं करा है, एक्सप्लेनेशन 1 के क्लोज सी को ओमिट करा है। तो एक्सप्लेनेशन 1 के क्लोज सी किस चीज से रिलेटेड था? एक्चुअली में होता क्या था कि पहले ना इन्होंने क्या करा, जो आप फ्रेट चार्जेस लेते हैं ना ऑन एक्सपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट्स, तो इन्होंने बीच में कुछ टाइम के लिए ना उस पे जीएसटी हटा दिया था ऑन फ्रेट चार्जेस। ठीक है ना, तो एक्सपोर्ट के लिए तो उन्होंने उस पर जीएसटी हटा दिया था। अब आप ये मान के चलिए, पहले तो आप ये समझिए रूल नंबर 42 43 किसके लिए होता है। 42 43 रिवर्सल के लिए होता है उस आईटीसी का जो आईटीसी हमारा है ही नहीं, चाहे वो ब्लॉक क्रेडिट हो चाहे वो ऐसा क्रेडिट हो जो कि हमारे बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के लिए यूज आ रहा है। तो उसमें से नॉन बिजनेस वाली एक्टिविटीज का प्रोपोर्शन हम हटा देते हैं। या एग्जेम्प्टेड गुड्स अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स या एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हम सप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में भी हम आईटीसी को रिवर्स कर देते हैं। अब मुद्दा ये बना कि भाई जब मैंने फ्रेट चार्जेस पे उसको तो मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया बीच में कुछ दिनों के लिए, तो अब जब वो एग्जेम्प्ट हो गया तो मेरे को उससे रिलेटेड आईटीसी को भी रिवर्स करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड आईटीसी को भी रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है। तो अब मुद्दा ये बना था कि भाई जो है इन्होंने क्लोज सी में क्या था, क्लोज सी में इन्होंने एक आता क्लोज एक्सप्लेनेशन 1 किस चीज के लिए, एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की डेफिनेशन बताती है। तो उसमें इन्होंने क्या कहा था, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में इन्होंने एक्सक्लूजन में रखा था ऐसी वाली सर्विसेज को जो कि मैंने अभी आपको बताई। अब जो है वो इन्होंने कहा कि जब इस पे वापस टैक्स लग चुका है, 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वापस टैक्स लग चुका है, 15 दिन के अंदर वापस टैक्स लग चुका है, तो अब जो है वो इन्होंने कहा कि भाई जो है इन्होंने एक्सक्लूजन में रखा था ऐसी वाली सर्विसेज को जो कि मैंने अभी आपको बताई। अब जो है वो इन्होंने कहा कि जब इस पे वापस टैक्स लग चुका है
वापस टैक्स लग चुका है, तो इसका मतलब इसका एग्जेम्प्टेड में कवर होने का कोई मतलब नहीं है। जब ये एग्जेम्प्टेड में कवर होने का मतलब नहीं है, तो हम इसमें डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी कि नहीं होगी? फिर तो इसमें डिस्कशन ही नहीं होता। और जब इसमें डिस्कशन नहीं होता, तो क्लोज सी को एक्सप्लेनेशन वन में रखना ही क्यों है? तो इसलिए क्लोज सी को एक्सप्लेनेशन वन से हटा दिया गया। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मतलब मुश्किल है समझने में। तो अगर आपको नहीं समझ में आया, तो आप एक बार फिर से इस पार्ट को पीछे जाके फिर से आप देख लीजिएगा, आप फिर से मतलब सुनिएगा, तो आपको समझ में आएगा। और इसके साथ साथ एक बार रूल्स भी खोल लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि एक्सप्लेनेशन वन में दिया गया हुआ था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 46 की तरफ। रूल नंबर 46 का क्लोज नंबर एफ, एक्चुअली में पहले तो आप ये समझिए रूल नंबर 46 होता किस चीज के लिए। रूल नंबर 46 होता है, रूल नंबर 46 आपको वो डिटेल्स प्रोवाइड करता है जो कि आपको अपने टैक्स इनवॉइस के अंदर डालनी जरूरी है। जैसे कि हम बेसिकली जानते हैं टैक्स इनवॉइस के अंदर हम अपने मतलब हम सेलर हैं, तो हम अपना जीएसटी नंबर कोड करना जरूरी है, ऊपर टैक्स इनवॉइस वर्ड लिखा होना जरूरी है। तो इस तरीके की एड्रेस वगैरह और बिजनेस नेम वगैरह सब चीजें मेंशन होनी जरूरी है। ऐसी रेसिपिएंट की इंफॉर्मेशन भी, अगर वो B2B सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जीएसटी नंबर हो, कब कब उसका एड्रेस होगा, कब उसका नेम होगा, कब नहीं होगा, तो वो सब चीजें रूल नंबर 46 में मेंशन है। इसी में ही क्लोज नंबर एफ में एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया था कुछ टाइम पहले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। आप अगर ईसीओ के माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ईसीओ के माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं और वो B2C सप्लाई है, देन इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको रेसिपिएंट का नाम, उसका फुल एड्रेस, पिन कोड और उसके स्टेट का नाम मेंशन करना जरूरी होगा। ये क्लोज नंबर एफ का एक प्रोवाइजो कहता था। अब इन्होंने क्या करा, उस प्रोवाइजो के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। अब इन्होंने कहा, क्योंकि जैसे मैं अमेजोन के थ्रू सप्लाई करता हूँ, अमेजोन ईसीओ है, मैं अमेजोन के थ्रू सप्लाई करता हूँ, अब मैं B2C सप्लाई कर रहा हूँ, मेरे ऊपर तो एक बर्डन हो गया ना कि भाई मैं B2C सप्लाई कर रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई मैं कस्टमर की पूरी डिटेल उस पर लिख कर दूं इनवॉइस के ऊपर, तो मेरे लिए तो एक बर्डन हो गया ना। तो इन्होंने ये कहा कि आप अगर उस पे स्टेट का सिर्फ नाम भी मेंशन कर दोगे, अगर स्टेट का नाम मान लो एक उत्तर प्रदेश है, आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश मेंशन कर दिया, तो मान लिया जाएगा कि आपने फुल एड्रेस उस पे मेंशन कर दिया है। तो इसमें इस चीज से रिलेटेड बात हो रही है, और कुछ नहीं कहता है रूल नंबर 46 में, सिर्फ इससे रिलेटेड बात होती है। फिर आता है रूल नंबर 59। रूल नंबर 59 आपको कहता है, रूल नंबर 59 को पहले आप समझिए। रूल नंबर 59 कहता है कि किन किन केसेस में आपको GSTR 1 भरने नहीं दी जाएगी। रूल नंबर 59 में इस चीज से रिलेटेड बातें होती हैं। जो इनका रूल नंबर 5, रूल नंबर 59 सब रूल 6 है, उसमें ये बातें करता है कि किन किन केसेस में आपको GSTR 1 भरने नहीं दी जाएगी। उसी में ही इन्होंने क्या करा, क्योंकि ABCD में बस 4 चीजें गिवन थी रूल नंबर 59 सब रूल 6 में, इन्होंने एक कहा कि इसमें एक ई पॉइंट भी जोड़ दो। ई पॉइंट क्या जोड़ दो? ई पॉइंट ये जोड़ दो कि आपने ये सुना होगा, to whom an intimation has been issued on a common portal under the provision of rule number 88D in respect of tax period shall not be allowed to furnish, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, shall not be allowed to furnish the detail of outward supply। तो जिसको इंटीमेशन प्रोवाइड करी है रूल नंबर 88D के अंदर, तो उसको GSTR 1 भरने नहीं दी जाएगी। GSTR 1 या IFF, तो उसको भरने नहीं दी जाएगी सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड के लिए। तो ये चीज तो हमें एक तो ये क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास इंटीमेशन आई हुई है रूल नंबर 88D के अंदर, तो हमें GSTR 1 वहां पे नहीं भरने दी जाएगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज इन्होंने एक और इंसर्ट करी है, क्लोज नंबर एफ। क्लोज नंबर एफ वही जो अभी हम रूल नंबर 10A में डिस्कस करके आ रहे थे। रूल नंबर 10A किस चीज के लिए था? फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। तो अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी है, जो कि कॉन्सिक्वेंसेस मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करे हैं आपके साथ, कि 2 कॉन्सिक्वेंस होते हैं। पहला ये, आपको GSTR 1 नहीं भरने दी जाएगी। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये कि आपका सस्पेंशन और रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन हो जाएगा और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल हो। ठीक है ना? तो उसी में ही क्लोज नंबर एफ जो है हमारा, वो इसी चीज के लिए बात कर रहा है कि अगर हमने कॉन्ट्रावेंशन करा है रूल नंबर 10A का,
तो उस केस में भी हमें GSTR 1 और IFF भरने नहीं दी जाएगी। ठीक है ना। तो यहां तक हमारा रूल नंबर 59 भी क्लियर होता है। अब मैंने आपको रूल नंबर 59 का क्लोज नंबर ई में एक पार्ट छुड़वा दिया। क्या छुड़वा दिया? कि रूल नंबर 88D क्या होता है। मैंने ये चीज आपको उस टाइम नहीं बताई, क्योंकि मैं इसको अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। अब अगला ही हमारा पॉइंट जो है वो रूल नंबर 88D से है। तो इसी नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने रूल नंबर 88 को इंसर्ट करा। रूल नंबर 88 को इंसर्ट करते हुए इन्होंने क्या कहा, पहले आप देखिए, इसमें बोल्ड वाली लाइंस को पढ़िए। मैनर ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंस इन ITC क्रेडिट ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट ऑफ डेट अवेल्ड इन द रिटर्न्स। अब ये क्या कह रहे हैं, जो आपका GSTR 2B में ITC रिफ्लेक्ट कर रहा था और आपने GSTR 3B में जितना ITC क्लेम करा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात हो रही है। तो यही इन्होंने रिकमेंडेशन जो है 58 जनरल काउंसिल मीटिंग में भी रखी थी। लेकिन इन्होंने उस टाइम एक बात कही थी कि जो है एक सर्टेन अमाउंट, मतलब जो डिफरेंस होएगा वो भी एक सर्टेन डिफरेंस होता है, अगर उससे ज्यादा क्रॉस करता है तो ये इंटीमेशन भेजेंगे। अब वो सर्टेन डिफरेंस क्या था, उसको भी इन्होंने ये कहा है कि एक हम जो है परसेंटेज स्पेसिफाई करेंगे। आप जब नीचे इसका रूल पढ़ेंगे तो रूल में इन्होंने सब रूल 1 में एक बात को कहा है कि हम जो है इसकी एक परसेंटेज बताएंगे। वो परसेंटेज अभी तक नहीं बताई है, तो इसका मतलब अभी ये चीज नहीं जो है चल पाएगी। मतलब अभी वो जल्दी ही हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक परसेंटेज बताएंगे, क्योंकि उस परसेंटेज के बिना तो ये इंटीमेशन भेज ही नहीं सकते ना। तो इंटीमेशन तो तभी भेजेंगे जब वो परसेंटेज डिफाइन हो जाएगी। तो वो परसेंटेज का इंतजार है। वो परसेंटेज मान लो 10% होती है, तो जो मेरा 2A में ITC 2B और 3B के ITC का जो डिफरेंस है, वो अगर 10% से ऊपर एक्सीड करता है तो मुझे ये इंटीमेशन आएगी। ठीक है ना। तो ये 88D में ये वाली बात करी गई है। अब क्या है, 88D में इन्होंने क्या कहा है कि जब वो इंटीमेशन आपके पास आएगी तो वो इंटीमेशन का आपको रिप्लाई करना है। तो इंटीमेशन जो है वो आपके पास पार्ट ए में आएगी और इंटीमेशन का रिप्लाई आपको पार्ट बी में करना होगा, या फिर आपको उसके टैक्स भरने पड़ेंगे जो भी उसमें अमाउंट इंटीमेशन में लिखी हुई होगी। समझ में आया आपको मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके पास इंटीमेशन आई तो आप उसका रिप्लाई करेंगे पार्ट बी में, या फिर आप उसके टैक्स भरेंगे। या तो मतलब आप या तो एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई मेरे को टैक्स भरना है, आपने टैक्स पे कर दिया। दूसरी चीज क्या है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो टैक्स पे करना ही नहीं है, ये तो मैंने गलत क्लेम करा ही नहीं है, तो आपको टैक्स पे करना ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसका जो है रिप्लाई फर्निश करेंगे पार्ट बी के अंदर, और पार्ट बी में आप अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन उनको देंगे। तो ये इसका प्रोसेस चलेगा 88D में। ठीक है। मतलब 59 सबसे फिर उसके बाद सब रूल 6 में ये कर दिया इन्होंने कि डिफरेंस है 3B वर्सेस 2B में, तो DRC 0301C जो है इशू हो जाएगा। और या तो हम पे कर देंगे DRC 03 से, ठीक है, तो ओके हो गया। अगर अदरवाइज रिप्लाई करना होगा, पार्ट बी के अंदर रिप्लाई करना है। ये इसका समराइजेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हाँ, ये यही हुआ इसका कि या तो टैक्स पे कर दिया या फिर हमने बिल्कुल। रिप्लाई कर दिया। अगला जो है वो इन्होंने एक प्रोवाइजो इंसर्ट करा है रूल नंबर 89(1) में। प्रोवाइजो इंसर्ट नहीं करा एक्चुअली में, प्रोवाइजो पहले से ही है, थर्ड प्रोवाइजो, उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं। एक्चुअली में क्या है कि आप मेरी बात को समझिएगा, रूल नंबर सेक्शन नंबर 27 है हमारा CGST एक्ट का। सेक्शन नंबर 27 क्या कहता है कि अगर हम कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं और मैं कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेता हूं, और मैं कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेने से पहले सेक्शन नंबर 27 के अकॉर्डिंगली एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाता हूँ। आपको तो पता ही है ये वाली बात कि भाई मेरे को कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेना हो तो मेरे को अपना टैक्स जो है एडवांस में डिपॉजिट करवाना होता है। अब मान लो मैंने अपनी जो सप्लाईज डिक्लेयर करी वो डिक्लेयर करी 5 लाख रुपए की। भाई मेरे को 2 दिन के लिए एग्जीबिशन में जाना था, मैंने कैजुअल रजिस्ट्रेशन लिया और मैंने 5 लाख रुपए की सप्लाई डिक्लेयर करके, और मेरा प्रोडक्ट अगर मान लो 5% वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो मैंने उसका 25,000 रुपए टैक्स भर दिया। अब मेरी जो एग्जीबिशन में सेल हुई वो 4 लाख रुपए की हुई, तो मेरा एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो बनी वो बनी 20,000 रुपए की। तो मैंने जो 5,000 रुपए एक्सेस में पे करा हुआ है उसके रिफंड तो मैं लूंगा ना। या तो भाई या तो मेरे से एडवांस टैक्स मत लो।
नहीं तो मैं फिर ये मान के चलूंगा कि भाई मैं डिक्लेयर सप्लाईज का डिक्लेयर जो है वो मैं 1 लाख रुपए ही करता हूँ। मुझे अंदर ही अंदर मालूम है कि मेरे को 4 लाख रुपए की सेल होने वाली है, लेकिन मैं 1 लाख रुपए ही फर्निश करूंगा उसके अंदर, ताकि मेरे को एडवांस में टैक्स ना भरना पड़े, क्योंकि बाद में रिफंड नहीं आएगा। तो रिफंड के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 89(1) का थर्ड प्रोवाइजो, तो वो ये कहता है कि अगर आपका जो है कैजुअल रजिस्ट्रेशन था और आपने जो है कैश लेजर में आपका बैलेंस बचा हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप अभी तक क्या करते हुए आ रहे थे, उसके लिए जो आपकी लास्ट रिटर्न होती थी ना, जो आपकी बिल्कुल फाइनल रिटर्न होती थी, जो आपकी लास्ट रिटर्न बोलते थे उसको, फाइनल रिटर्न नहीं बोलूंगा मैं, लास्ट रिटर्न बोलूंगा, जो आपकी लास्ट रिटर्न होती थी, उसको आपने जैसे ही फर्निश करा तो मान लिया जाएगा कि आपने रिफंड के लिए भी एप्लीकेशन फर्निश कर दी। कहने का क्या मतलब है कि देखो, आप अगर पढ़ो तो इन दी लास्ट रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय हिम, मतलब ये जो है आपने जैसे ही अपनी लास्ट रिटर्न फर्निश करी तो उसी के अंदर अंदर आपने अपने रिफंड के लिए भी अप्लाई करा। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने कहा आप रिफंड के लिए तभी एलिजिबल होगे जब आप अपनी लास्ट रिटर्न भर दोगे। मतलब पहले क्या होता था, लास्ट रिटर्न भरोगे तब, अब होता था लास्ट रिटर्न भरने के बाद। पहले क्या होता था, लास्ट रिटर्न भरते समय, मतलब मैंने भर दी तो इसका मतलब रिफंड के लिए अप्लाई हो गया। लेकिन अब क्या है, लास्ट रिटर्न भर दोगे उसके बाद आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन दे पाओ। इसकी एप्लीकेशन जो है अलग से जाएगी और रिफंड और अपनी लास्ट रिटर्न भरने के बाद जाएगी। ये चीज, एक और चीज थी जो इन्होंने रूल नंबर 89 सब रूल 2 के क्लोज नंबर के में कवर करी हुई है। उसमें इन्होंने क्या बताया कि जब हम रिफंड लेते हैं तो हम पेमेंट ऑफ टैक्सेस का रिफंड लेते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस का तो रिफंड लेंगे ही, लेकिन अगर मैंने इंटरेस्ट पे भी करा है उस पे, अगर मान लो मैंने कुछ एक्सेस टैक्स पे कर दिया और उस पर मैंने इंटरेस्ट भी पे करा है, और जहां पे मेरे को टैक्स अमाउंट वापस मिल रहा है, तो मुझे इंटरेस्ट अमाउंट भी उसका वापस मिलेगा। तो पहले इंटरेस्ट का अमाउंट अलाउड तो था, लेकिन कहीं प्रैक्टिकली जो है वो मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने कहा अब प्रैक्टिकली वो भी मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं रूल नंबर 96 पे। रूल नंबर 96 टू पे, रूल नंबर 96 टू में इन्होंने क्या बात करी है, इन्होंने दोनों प्रोवाइजो को ओमिट करवा दिया गया है। इसमें ना कुछ टेबल नंबर 6 से रिलेटेड ऑटो ड्राफ्टेड की बात होती थी। ऑटो ड्राफ्ट होंगे कुछ चीजें, अगर आप इसमें जो है जीएसटी, अगर आप इसमें एक्सपोर्ट्स वाला कुछ इससे मैटर था इसमें, तो उसके रिलेटेड केसेस में इन्होंने क्या करा, सब रूल 2 के दोनों प्रोवाइजो को इन्होंने ओमिट करवा दिया। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इन्होंने रूल नंबर 108 पे गए। रूल नंबर 108 और 109 हम इकट्ठे लेंगे। 108 और 109 में ये क्या बात करते हैं, अपील के लिए। तो अभी तक क्या था कि आप इलेक्ट्रॉनिक अपील फाइल करते थे, इलेक्ट्रॉनिक अपील फाइल करते थे, और इसके अलावा अगर आपको कोई अदर ऑप्शन से अपील फाइल करनी होती थी तो वो आपको अदर ऑप्शन जो है वो कमिश्नर नोटिफाई करके बता सकते थे। अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने कहा अब इन्होंने कहा कि जो है आपको अदर ऑप्शन जो प्रोवाइजो में, अदर ऑप्शन में मैनुअल फाइलिंग के लिए भी बात कर दी गई है। मतलब पहले मैनुअल फाइलिंग वर्ड कहीं पे मेंशन नहीं था, अब इन्होंने मैनुअल फाइलिंग के लिए ओपनली ये वर्ड लिख दिया गया है। कब? जब कमिश्नर बताएगा, या फिर जब हमारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इन दोनों केसेस में मैनुअल फाइलिंग इन्होंने अलाउड कर दी है, रूल नंबर 108 एंड रूल नंबर 109 में। फिर उन्होंने बात करी रूल नंबर 138 एफ की। तो रूल नंबर 138 ई तक तो हमारे पास ऑलरेडी थे, तो इन्होंने रूल नंबर 138 एफ को इंसर्ट करा गया। पहले तो आप ये समझिए रूल नंबर 138 किस चीज के लिए होता है। रूल नंबर 138 होता है हमारे ई वे बिल के लिए। अब रूल नंबर 138 ए टू 138 ई उस चीज के लिए वेरिफिकेशन, उस चीज के प्रोसीजर वगैरह से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई आप ई वे बिल रखोगे, आप ई वे बिल नहीं रखोगे तो क्या होगा, वेरिफिकेशन कैसे होगा ट्रांसपोर्ट्स का, इससे रिलेटेड वो बात कर रहे थे। अब इन्होंने एक रूल 138 एफ को इंसर्ट करा, जिसमें इन्होंने बताया कि जो आपका, आपको मालूम है आपका जो एक एनेक्सर होता है जिसमें आपको बताते हैं कि भाई ज्वेलरी पे, प्रीशियस स्टोन्स पे जो आपका ई वे बिल नहीं लगेगा,
उस वाले एनेक्सर को पकड़ते हुए इन्होंने कहा कि उस एनेक्सर के सीरियल नंबर 4 और 5, मतलब वही जो आपका गोल्ड एंड जो आपके प्रीशियस स्टोन्स हैं, उन पे भी आपका ईवे बिल लगेगा। क्या क्या कंडीशंस पूरी होने पे। कंडीशंस उसकी क्या क्या बताएंगे। कंडीशन उसकी ये है कि भाई एक तो वो मिनिमम 2 लाख रुपए का कंसाइनमेंट होगा तब लगेगा, मतलब 2 लाख रुपए से कम के कंसाइनमेंट पे नहीं लगेगा। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई है, दूसरी चीज इन्होंने ये बताई है कि अगर वो स्टेट अलाउ करेगा तो लगेगा, मतलब कमिश्नर ऑफ स्टेट जैसे भी नोटिफाई करेगा या कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी जैसे भी नोटिफाई करेगा उसके अकॉर्डिंगली लगेगा। तो ये दो चीजें जो है इन्होंने अपनी कंडीशंस में लिख दी। बाकी इन्होंने कुछ चेंजेस जो है वो मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होंगे अपने पुराने वाले, मतलब 138E तक के जो है मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होंगे। और इन्होंने कुछ ये भी बात करी है कि मेरे आपका जो है एक बार ईवे बिल बन गया तो वो कब कैंसिल हो सकता है, तो उसकी 24 घंटे की इन्होंने टाइम लिमिट बताई है, वो ऑलरेडी हमें पता भी है। फिर इन्होंने ये बताया कि कब कब केसेस में ईवे बिल हमारा कैंसिल नहीं हो सकता, वो भी हम ज्यादातर जानते हैं, तो वो सब की इन्होंने जो है इस रूल में पूरे के पूरे प्रोविजंस दिए हैं। फिर इन्होंने एक रूल जो है और इंसर्ट करा, रूल नंबर 142B। रूल नंबर 142B में इन्होंने ये बताया कि जो इन्होंने इंटीमेशन प्रोवाइड करी थी DRC-01B के थ्रू, DRC-01B के थ्रू कौन सी इंटीमेशन प्रोवाइड करी थी कि आपका GSTR 1 में और GSTR 3B में जो डिफरेंस आ रहे थे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड, कि आपने उसमें डिक्लेयर कुछ और लाइबिलिटी करी और पेमेंट किसी और लाइबिलिटी की करी। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा था, इस डिफरेंस अमाउंट की पेमेंट या इस अमाउंट की रिकवरी के लिए क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो है वो अमाउंट अगर पे नहीं हुई है, अगर वो अनपेड रह गई है, अगर वो अमाउंट आपकी अनपे नहीं हुई है, तो उसमें वो रिकवरी कैसे करेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो वाली अमाउंट उसके इंटरेस्ट के साथ 7 दिनों के अंदर अंदर वो जो है DRC-01D के थ्रू रिकवर करेंगे। तो DRC-01D जो है उन्होंने इंटीमेशन, मतलब DRC-01 एक नोटिस है, DRC-01D भी एक नोटिस आप समझ लीजिए, वो एक रिकवरी नोटिस है। तो वो रिकवरी नोटिस देकर आपसे रिकवर करेंगे, पेमेंट आपको GST PMT-01 के थ्रू ही करनी है अपनी। अब आपने 7 दिनों के अंदर अगर पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा, भाई सवाल आएगा ना। मैंने DRC-01D का जो है पेमेंट ही नहीं करी जो उसमें लिख के आई थी, तो क्या होगा। तो वो कह रहे हैं अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं करी तो फिर उसमें ये जो है रिकवरी कैसे करेंगे। रूल नंबर 143, रूल नंबर 144, मतलब जो आपके रिकवरी वाले रूल्स होते हैं ना, रूल नंबर 143, 144, 145, 146, 147 हो ना, तो ये जो आपके रिकवरी वाले रूल्स हैं, इन रिकवरी वाले रूल्स के थ्रू आपकी वो रिकवरी करेंगे कि भाई बैंक अकाउंट को पकड़ लिया, आपके डेटर्स को पकड़ लिया, तो इस तरीके से पैसे की रिकवरी करी जाएगी। तो ये जो है हमारे रूल्स हैं जो 4 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो आप ये चीजों को एक बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ऐसा रूल कोई भी नहीं है जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे या किसी पर्टिकुलर पर्सन पे अप्लाई हो रहा हो, एक ज्वेलरी वाले को छोड़कर। तो जो है बाकी आपके सारे के सारे रूल्स जो है वो कॉमन रूल्स हैं, आपके चाहे क्लाइंट छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी पे, चाहे वो वेरिफिकेशन रिलेटेड रूल्स हो या किसी भी चीज से रिलेटेड रूल्स हो, लगभग सभी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। बाकी मोहित जी आप एड ऑन कीजिए कि आप क्या बताना चाहेंगे। इसमें यही हो गया कि 75 का जो और रूल 88C का डिफरेंस जो आ रहा है, वो अगर पे नहीं किया तो 7 दिन बाद हमारा ई लाइबिलिटी लेजर में वो ऐड हो जाएगा PMT-01 के थ्रू। इसमें अगर ये बेसिकली लाइबिलिटी में ऐड कर दे रहे हैं, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो है इसको पे करना है, अगर नहीं अनपेड रह रहा है तो वो उसमें ऐड कर दे रहे हैं, और फिर रिकवरी एक्शन जो है वो रूल्स के हिसाब से रिकवरी एक्शन इनिशिएट हो जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रूल जो कि हमें ऐड ऑन कर सके। वैसे तो मेन मेन रूल आई थिंक आपने सारे ये कवर कर दिए। ये सारे रूल मैंने कवर कर दिए हैं जो हमारे 1 अगस्त से, सॉरी 4 अगस्त से हैं। हम्म। सारे रूल मैंने कर दिए हैं। बाकी जो है हमारे 1 अक्टूबर से भी कुछ रूल्स हैं जो हम्म। इंसर्ट करे गए हैं, तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम बताएंगे इस चीज का डिस्कशन करके, क्योंकि हालांकि ये वीडियो की भी लेंथ काफी हो चुकी है तो ऑडियंस को भी ब्रेक मिलना चाहिए, तो 2 पार्ट्स में मिलने चाहिए। तो इस वजह से वो
दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इस नोटिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा और भी काफी सारी नोटिफिकेशन आई हैं जिसके बारे में टाइम टू टाइम डिस्कशन किया जाएगा। इसको अगर हम ओवरऑल अगर इसको समराइज करें तो हमारा रूल 25 रीड विद रूल 9 जो हमारा बनता है उसमें जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट होएगी, और कुछ केसेस में जो है मतलब 5 दिन पहले जो है फिजिकल ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 5 दिन पहले ही उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। और एक जो आपने रूल 10A का बताया उसमें है कि टाइम पीरियड एक तो रिड्यूस हो गया, 45 से 30 डेज हो गया, और पहले आई थिंक GSTR वहाँ पे 3 वीक के कंपेयर वो किया जाता था, अब GSTR 1 उसकी जगह डाल दिया। रूल 21A में एक जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का है वहाँ पे कंपैरिजन 3B वर्सेस 1, और फिर सप्लायर की 1 से भी कंपैरिजन का प्राविधान रखा गया है, और REG 31 इशू कर देंगे उसमें एज अ इंटीमेशन इशू हो जाएगा। और आपने एक जो लास्ट में ये वाला बताया ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रूल लगा, DRC 01D, जहाँ पे इशू हो जाएगा, और फिर अगर उसकी पेमेंट नहीं होती 7 दिन के बाद तो PMT 01 इशू हो जाएगा, वो ई लाइबिलिटी लेजर में ऐड हो जाएगा। राइट, तो ये सारे हम्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नोटिफिकेशन नंबर 38/2013 में जो कि इशू करे गए हैं, इसी के तरीके से वो और भी नोटिफिकेशन इशू करी गई हैं, तो पारस भाई से चाहेंगे उस पर भी एक बार इंसाइट जो है हमारे साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच पारस भाई, अपनी डेलिब्रेशन